स्वागत है साथियों। भला उदास क्यों बैठे हैं? उदासी से तो किसी बात का हल नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है भैया, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई है देखें और सुधार करें। किसी ने खूब कहा है, बिना लड़े जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। तो बिना लड़े न जय जयकार होगी और ना ही आपकी कोशिश करने से आपकी हार होगी। फिलहाल कहानियों का सिलसिला चल ही रहा है और आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी रूबरू होने वाली है। हम इतिहास के झरोखे में आपको ले चलेंगे और एक बहुत प्यारा सा आईना आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ देख करके, इस कहानी को देख करके जहाँ मन ही मन गुदगुदाएंगे, आशा है, हमें विश्वास कि ये कहानी आपके रोम रोम में समा जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का अभिप्राय लेकर के आए हैं। आइए साथियों, बेहतर ढंग से इसकी शुरुआत करते हैं और एक बेहतर तरीका आपको देने का हमारा प्रयास होता है। वर्धन वंश का ये पार्ट 2 है, यानी एपिसोड नंबर 2 है, जिसके ठीक ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है पुष्य भूति वंश। इसका ताल्लुकात क्या है, इस बात की जानकारी हम आपको पहले ही एपिसोड में दे चुके हैं। इसका मतलब पहली गुजारिश हमारी आपसे है, पहला निवेदन हमारा आपसे है कि साथियों को एक बेहतर स्टूडेंट की भांति आप एक बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बेहतर तरीके से अपने आयाम को जारी रखे हुए हैं, तो कृपया एपिसोड को भी क्रम से देख के आएँ। आप एपिसोड 1 जरूर देखें, जिससे इसका ताल्लुकात पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। मैं रिकैप के मामले में बस इतना बता सकता हूं आपको कि एपिसोड 1 गवाह है इस वंश के साक्ष्यों का। एपिसोड 1 गवाह है इस वंश के पृष्ठभूमि का। एपिसोड 1 इसकी प्रस्तावना कह सकते हैं साथियों। इसका मतलब हमें सबसे पहला विचार अपना वहां प्रस्तुत करना चाहिए। फिलहाल आज वर्धन वंश के पार्ट 2 एपिसोड में पूरी तरीके से समर्पित होगा ये इतिहास या ये एपिसोड हर्षवर्धन की कहानी को लेकर के, एक दानवीर की कहानी को लेकर के, एक वह राजा जो अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। तो ऐसी रोचक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ साथियों जुड़े रहें। फिलहाल देखिएगा, पार्ट 2 में हम आपका जहां स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, हम आपको एक छोटा सा आपका भारत दिखाना चाहते हैं। आपका भारत, एक छोटा सा आपका भारत मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा देना चाहता हूं साथियों। इसमें कोई त्रुटि वगैरह जो भी है इसे आप सहजता से स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक होनहार साथी हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कमियों को छुपाना तो बिल्कुल जानते हैं और कमियों को दूर करना भी जानते हैं। फिलहाल हमारा काम एक छोटे से आंकड़े से, और मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैक बोर्ड पर यानी इस वाइट बोर्ड पर उन सारी तमाम चीज़ों का अच्छे से अंकन किया जा सके। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था कन्नौज। कहानी यहीं अटके भटकेगी साथियों। देखिएगा, फिल्म की शुरुआत हो रही है, एक पिक्चर, एक मूवी आप देखने चल रहे हैं जिसके शुरुआत में नामकरण किए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसा लीजिएगा, इस लहजे में स्वीकार कीजिएगा, मजा आएगा आपको। कन्नौज है ये, और कन्नौज के ठीक बाद यहाँ आप जहाँ देख पा रहे हैं बंगाल के आसपास का एरिया था ये गौड़ वंश का, गौड़ वंश। और ये जो कन्नौज है इसे कन्नौज वंश के ही नाम से समझ लीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक वंश उस समय हुआ करता था, कुछ इस तरीके से विस्तृत भी था। यहाँ आपकी नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी, और हम यहाँ इनका भी उल्लेख करेंगे। नर्मदा नदी का पूरी कहानी का एक सीक्वेंस बना रहे हैं साथियों। यहाँ पर था आंध्र प्रदेश यहाँ हुआ करता था। और ये चीज़ देखिएगा, यहाँ आपका मालवा हुआ करता था, मालवा हुआ करता था। तो कुछ इस तरीके की एक कहानी आपको देना चाहते हैं। फिलहाल आप समझिएगा, हम 2-3 वंशों से इस इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बहुत टफ कुछ होता नहीं है। अच्छा, कहानी समझिए, शुरुआत करते हैं। अगर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की, मैं उनसे एक बात बोलूँगा कि जो समाज पहले था, यानी बहुत पुरानी बातों का ये सिलसिला है। मैं आसपास की शुरुआत कर चुका हूँ, 570 ईस्वी के आसपास से आपकी बात जोड़ूंगा, इसके बाद 590 और ले जाऊंगा आपको 647 तक। इसका मतलब है फिर भी हम बहुत ही पुराने इतिहास के दृष्टिकोण में जुड़े हुए हैं। हमारा दायित्व है ऐसे चीज़ों को समझने के लिए हम उसकी थोड़ी सी रूपरेखा को जानें। पहले हुआ क्या करता था, जैसे एक जाति के लोग, एक धर्म को मानने वाले लोग राजा हुआ करते थे। मान लो राजा जो हुआ तो राजा का उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा भी राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। परंतु घात लगाए बैठे किसी अन्य जाति के लोग
जब उस व्यक्ति को मार देंगे या किसी भी तरीके से उसकी सत्ता को अपने हक में कर लेंगे तो एक दूसरे वंश की स्थापना हो जाती है साथियों। इसी तरीके से वर्धन वंश है, इसकी भी समाप्ति होगी, फिर कोई और वंश आएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके का माहौल बनता है इतिहास में। ये वर्धन वंश के समय कुछ इस तरीके से तमाम वंश थे, जहां पर कन्नौज वंश, ये सारी बातें हम लिख भी रहे हैं। यहीं एक था थानेश्वर। थानेश्वर आप समझ रहे ना, हरियाणा थानेश्वर, जिसे हम उस समय श्रीकंठ जनपद कहा करते थे। श्रीकंठ जनपद साथियों, श्रीकंठ जनपद। यहां से एक व्यक्ति से शुरुआत होगी इस कहानी की। फिलहाल हमारे भारत का एक मोटा मोटा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ एक जनपद श्रीकंठ के नाम से है, यहाँ कन्नौज वंश है, यहाँ गौड़ वंश है, यहाँ आंध्र वंश है, यहाँ मालवा का वंश है। हर जगह अलग अलग राजशाही शासन है, हर जगह अलग अलग राजा अपने शासन प्रशासन की बागडोर को संभाले हुए हैं। फिलहाल श्रीकंठ जनपद में एक व्यक्ति ने एक नए वंश की शुरुआत कर दी। उसने अपने आप को आज़ाद बता दिया। होता क्या था, एक बहुत बड़े राजा जो हुआ करते, जैसे आज मुख्यमंत्री है तो तमाम प्रकार के जनपदों पर उनका शासन है, लेकिन जनपद का मुखिया डीएम है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएम अपने आप को कभी राजा स्वतंत्र कर दे, ये मान के चलो। तो एक छोटे से जगह का रहने वाला व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित करता है, जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति श्रीकंठ जनपद का रहने वाला एक सीमांत था। सीमांत कहूंगा साथियों तो समझना, राजा के अधिकार में शासन करने वाला। और अगर मैं महाराजाधिराज कहूंगा तो मान के चलना मैं स्वयं राजा की बात कर रहा हूं। तो एक सीमांत शासक था पुष्यभूति। जब इसके अंदर थोड़ी सी पावर बढ़ी, जब इसको लगा कि मैं अब शक्तिशाली हो चुका हूं, इसने कहा, ए बाबा ना ना ना, मैं इस साम्राज्य का, इस जगह का स्वतंत्र शासक हूं। लेकिन केवल इकलौते मेरे कह देने से आप ना मानोगे, ना उस समय लोग मानने वाले थे, क्योंकि आपके पास इतनी भी पावर नहीं है कि आसपास के अन्य तमाम साम्राज्य से आप जीत सकोगे, उनसे लोहा ले सकोगे। इसका मतलब हार इनकी निश्चित थी। फिलहाल इसने अपने आप को घोषित कर दिया और हुआ फायदा क्या इसको कि इस पर किसी ने आक्रमण भी नहीं किया। अतएव इसे इस महत्वपूर्ण वंश का संस्थापक मान लिया जाता है। यानी जिस वंश की शुरुआत हो रही है उसका एक मोटा आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है कि पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने, एक सीमांत राजा ने इस वंश की स्थापना की। कहां से? श्रीकंठ जनपद, जो कि वर्तमान का थानेश्वर माना जाएगा। हमारी बातें क्लियर है साथियों? यहां तक देखिएगा तो हम लोग यहां अब नामकरण भी करना शुरू करेंगे, सारा सिलसिला चलेगा। तो पुष्यभूति आते हैं और ये यहां पर अपने आप को सीमांत राजा घोषित करते हैं। ये सारी बातें, और ये बात उल्लेख किसने किया है इसका? तो बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। एपिसोड 1 देख करके आइए। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है और हर्षचरित के प्रथम 3 भागों में, 3 अध्यायों में खुद के बारे में, बाकी 5 में हर्ष के बारे में उल्लेख किया। हर्ष की जीवनी लिखा है और शुरुआत में अपनी आत्मकथा लिखा है। मैंने इस पर बात किया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित ही नहीं लिखा है, कादंबरी लिखा है। चंडी शतक भी हर्षचरित की ही रचना है साथियों। फिलहाल ये जो रचनाएं हैं ना, ये अपने आप में दमखम रखती हैं और कई बार आपके एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछते आए हैं और शायद पूछते रहे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाणभट्ट की एक रचना हर्षचरित साक्ष्य के रूप में आती है और कहती है कि पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की, इसलिए हम भी स्वीकार कर लेते हैं। परंतु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन, ये नहीं कहता। हर्षवर्धन इस बात का उल्लेख नहीं करता। हर्षवर्धन का जो भी अभिलेख मिला है, जैसे हर्षवर्धन का एक अभिलेख है साथियों, बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्षवर्धन का है और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली है। ये किसका अभिलेख है? हर्षवर्धन का। और इसमें वर्धन वंश की वंशावली का जिक्र किया गया है। हर्षवर्धन के अनुसार या इसके अभिलेख के अनुसार इस वंश के संस्थापक नरवर्धन हुए साथियों। नरवर्धन कौन हो गए? संस्थापक। समझिएगा साथियों, सीक्वेंस समझिएगा। एग्जामिनर के पास प्रश्न बनाने के तरीके आप खुद दे रहे हैं, हमारे इतिहासकार उन्हें छूट दे रहे हैं खुली। वैसे भी वो लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और हमें फंसाने के चक्कर में तमाम प्रकार के चक्रव्यूह की रचना करते हैं।
फिलहाल अब उन्हें ऐसे ऐसे मज़ेदार और भी चांस मिलेंगे तो क्यों ना हम फंस जाएंगे। अब वो कहेंगे कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, बाणभट्ट के अनुसार तो पुष्यभूति है, हर्षवर्धन के अनुसार तो नरवर्धन है। जो हर्षवर्धन के शिलालेख हैं उनके अनुसार कहीं भी पुष्यभूति का जिक्र नहीं किया गया है। दोनों दृष्टिकोण साझा कर रहा हूं साथियों, दबी हुई चीज़ें हैं, इतिहास में दबी हुई बातें हैं। हम तो चंद दिनों की बातें भूल जाया करते हैं, तो काफ़ी लंबे अरसों की बातें हैं, है कि नहीं है। तो ऐसा है, तो इस वजह से कुछ ताल्लुकात यहाँ जोड़ रहे हैं। नरवर्धन जी संस्थापक हैं इनके अनुसार। नरवर्धन की जो पत्नी है, इनकी पत्नी का उल्लेख साथियों यहाँ कर देता हूँ। इनकी पत्नी का उल्लेख, इनकी पत्नी का नाम है वाजिणी देवी, वाजिणी देवी। और नरवर्धन से पैदा हो जाएंगे राज्यवर्धन, यानी नरवर्धन के पुत्र हैं राज्यवर्धन, जिनकी माता का नाम है वाजिणी देवी। ये उल्लेख कहाँ है? वासखेड़ा अभिलेख में साथियों, इसलिए इसका एक रचना मैं बना रहा हूँ। राज्यवर्धन जी शादी करेंगे अप्सरा देवी से, इनकी भी शादी हुई अप्सरा देवी से। अब राज्यवर्धन के पुत्र आएंगे आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन जी आ गए और आदित्यवर्धन भी राजा बनेंगे। और आदित्यवर्धन की पत्नी का नाम होगा महासेन गुप्ता, गुप्त वंश की थी ये, महासेन गुप्ता से ये शादी करेंगे। और जब आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता की शादी होगी साथियों, तो अब जन्म लेंगे कौन? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। कहानी यहाँ से रंग लेगी और कहानी यहाँ से अब आपके सामने सजेगी। देखिएगा साथियों, अभी तक जो राजा हुए हैं इस छोटे से दायरे में अपने शासन प्रशासन को संभाले हुए हैं। ये इनका सौभाग्य समझ लो या इनका बड़प्पन कि इन पर किसी ने कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया है। ये अपने आप को स्वतंत्र रूप से राजा घोषित कर चुके हैं कि मैं राजा हूँ। बहरहाल इतिहासकार इन्हें सीमांत राजा ही मानते हैं, क्योंकि किसी को कोई उपाधि वगैरह नहीं मिली है, समझिएगा। तो नरवर्धन भी सीमांत है, कोई बहुत बड़े शासक नहीं रहे, सीमांत का मतलब बता दिया हमने। राज्यवर्धन भी सीमांत रहे, कोई बहुत बड़े शासक नहीं बने। आदित्यवर्धन भी सीमांत रहे, अपने पिता की दी हुई इसी पृष्ठभूमि को सजाने और संवारने में लगे रहे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता से आई हुई संतान प्रभाकर वर्धन तेज वाली थी, थोड़ी प्रभावशाली थी, थोड़ी ज़्यादा ऊर्जावान थी, और इसने वो काम किया और इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली। इसने अपने क्षेत्र को बढ़ाया साथियों। प्रभाकर वर्धन जी यशोमती से शादी करते हैं। देखिएगा, यशोमती इनकी पत्नी का नाम है, क्योंकि पत्नी का सीक्वेंस मैं दे रहा था, दे ही चुका हूं। यशोमती इनकी पत्नी का नाम हो गया। प्रभाकर वर्धन को, इनको देखिए जो भी उपाधियां मिली हैं, इनकी उपाधियों का मैं जिक्र कर देता हूं साथियों। उपाधि इनकी क्या क्या है? महाराजा धीराज की है, महाराजा धीराज की उपाधि है। अगला देखिएगा, सिंधु राजेश्वर की उपाधि है। सिंधु राजेश्वर का मतलब सिंधु के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने अपने शासन को फैलाने का काम किया साथियों। और हूण हरित, हूणों को भी हराने का काम किया, हूण हरित, ये इनकी उपाधियां हैं। किसकी? इनकी। इसीलिए प्रभाकर वर्धन को हम लोग साथियों अब वास्तविक संस्थापक मानेंगे। कैसा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक। प्रतापशाली था ये। कहानी समझ में आ रही है साथियों आपको? देखना, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रभाकर वर्धन के आसपास की कहानी अब भटकेगी आपके साथ। यहाँ तक तो एक सीक्वेंस बना, बांसखेड़े के अभिलेख ने ये सारी बातें साबित की और हम यहाँ पहुँच जाए। तो प्रभाकर वर्धन जब यशोमती से शादी करते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि ये अपने क्षेत्र को फैलाते भी हैं, और ऐसा किसी राजा ने नहीं किया था, इसलिए सीमांत रह गए। सीमांत इनके सीमा का अंत तो हो गया था, लेकिन इनके सीमा का अंत नहीं है। यानी इसका मतलब ये विस्तारक है, अपनी चीज़ों को फैलाएंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। और ये पहले राजा हैं इस वंश के, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब देखिएगा, शादी हुई तो बच्चे यानी संतानों का आना लगभग लाजमी है। और अब इनको संतानें कौन कौन सी प्राप्त होंगी? देखिएगा, इनके पास 3 संतानें आएंगी, और कहानी यही दिलचस्प बनाऊंगा। 3 संतानें हैं इनकी। एक है राज्यवर्धन। साथियों, राज्यवर्धन का नाम दोबारा आया है, इसलिए हम लोग इसको पहचान के लिए टाइटल देंगे राज्यवर्धन द्वितीय, और हमारा एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि राज्यवर्धन नाम की 2 बातें हो गई। दूसरा, आप जिसके बारे में कहानी आज देखने आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हर्षवर्धन की बात होगी।
तीसरी बात, इनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम है राजश्री। ये तीनों संतानें किसकी हैं? प्रभाकर वर्धन और यशोमती जी की हैं। प्रभाकर वर्धन और यशोमती जी की ये कहानी है। हम जिस राजा की बात कर रहे हैं साथियों, उस राजा का शासन प्रशासन विस्तृत करने के चक्कर में वो तमाम प्रकार की चीज़ों को करेगा, दायित्व का निर्वहन करेगा, मैंने आपसे पहले बता दिया। अब होता क्या है, संतानें धीरे धीरे बड़ी होंगी, राजा शासन कर ही रहा है, लेकिन अंदर विस्तार की नीति जगी हुई है कि मैं बड़ा बनूंगा और अपने साम्राज्य का विस्तार एक लंबे अरसों तक ले जाऊंगा। चलिए ठीक है, आपका आंकड़ा मोटा मोटा ठीक है और आप बेहतर करने के प्रयास में हैं, तो फिर आप बेहतर कर भी पाएंगे। इस उद्देश्य से काम क्या होता है, प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री को, यानी इस पुत्री की शादी करते हैं। राजश्री बड़ी हो गई है, मान के चलना, राजश्री बड़ी हो गई है और खूबसूरत है। इतिहास में ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं का जिक्र किया गया जो बहुत ही खूबसूरत थी, तो राजश्री भी काफ़ी खूबसूरत थी। इनकी शादी करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे अच्छे राजा खुद ही शादी करना चाहते थे। इसी समय इस मालवा का जो जिक्र हमने किया है साथियों, यहीं पर शासन करते थे ग्रहवर्मा। कौन से राजा थे? ग्रहवर्मा। तो समझिएगा, देखिए अपने एक नोटबुक पर अपना पेन चलाइए और हमारी कहानी को अगर सुन रहे हैं मनोवेग से तो समझ में आएगा। ये शादी हो गई इनकी, लीजिए विवाह करा दिया हमने। तो प्रभाकर वर्धन जी राजश्री जी की शादी किससे कर दिया? ग्रहवर्मा से कर दिया। तमाम राजा शादी करने के इच्छुक थे फिलहाल, लेकिन मामला बना किसका? ग्रहवर्मा का बना। लेकिन ग्रहवर्मा शादी करते ही इनके ऊपर ग्रह टूटेगा। अब ग्रहवर्मा शादी जरूर करते हैं, ग्रहवर्मा की शादी हो ही जाती है फिलहाल। अब समझिएगा 605 ईस्वी के आसपास का मामला है साथियों। 605 ईस्वी, देखिए ईस्वी का नाम ले रहा हूँ, अब समझते रहिएगा। 605 ईस्वी के आसपास का मामला है। प्रभाकर वर्धन राजश्री की शादी कर चुके होते हैं। अचानक इनकी तबीयत खराब होती है कुछ समय बाद, ऐसा नहीं कि शादी के दिन ही, कुछ समय बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत में गिरावट आने की वजह से प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी पत्नी इनसे काफ़ी लगाव रखती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, अतः ये सती हो जाती हैं साथियों। यशोमती जी प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई, इस बात का प्रमाण है। और यशोमती जी सती हो जाती हैं और अब इस परिवार पर एक प्रकार का दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी शादी ब्याह हुआ है, जल्द ही शादी ब्याह हुए हैं और अब अपनी बिटिया को विदा करके इसके बाद खुद भी विदा हो गए, इस दुनिया से चले गए। तो समस्याएं हैं और अभी बच्चों के ऊपर वो जिम्मेदारियां आ जाएंगी अचानक, क्योंकि अभी बहुत बड़े बच्चे भी नहीं हैं। बस ये मान के चलें कि राजश्री जी की शादी, क्योंकि महिलाओं की शादी थोड़ी जल्दी की जाती थी उस समय, उस दौरान, अतः इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद प्रभाकर वर्धन जी इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो इस परिवार का आप मतलब समझ सकते हैं ना कितनी कठिनाइयाँ होंगी इस जगह पर। तो इसी कठिनाई में डूब जाता है। लेकिन इसी बात का मौका उठा करके अब आसपास के जो राजा महाराजा अन्य प्रांतों पर साम्राज्य विस्तार की लालसा लेकर के बैठे हैं, जिनकी इच्छा बहुत दिनों से बनी हुई कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार दूर तक ले जाएंगे, लोग आएंगे साथियों। अब लोग आना शुरू करेंगे, देखिएगा। तो अब हमारी बातें होंगी आपसे। ये थोड़ा सा हमने सीक्वेंस को साथियों गलत किया है, आप इसको सुधार कर लें। ये जो ग्रहवर्मा लिखा है यहाँ साथियों, ग्रहवर्मा कन्नौज के थे, यहाँ लिख दीजिए इसे, ग्रहवर्मा यहाँ के थे साथियों। थोड़ा सा इसको मिस आउट करिए। और यहाँ मालवा के शासक हैं देवगुप्त, ये चीज़ थोड़ा सा अलग हुआ हमसे। तो अब हम बात करेंगे देवगुप्त की। देवगुप्त जी इस ताक झांक में थे कि ग्रहवर्मा जो कि कन्नौज के शासक हैं, उनकी शादी राजश्री से हो गई है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन ये चाहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जब इनसे नाता जुड़ जाएगा तो एक रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाएगा मामला, तो हमारा शासन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी हम यहाँ भी आ जा सकेंगे, यहाँ के तमाम माहौल को हम भी अपने साम्राज्य में मिला सकेंगे। ऐसे उद्देश्य से लोग शादी किया करते थे। अब होता क्या है, जब ये मर जाते हैं यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो देवगुप्त को ये मौका मिलता है अपने साम्राज्य के विस्तार की लालसा से ये ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। वो कहा जाता है कि राजश्री बहुत खूबसूरत थी, अतः कि राजश्री को बंदी बना लेता है। देवगुप्त किसकी हत्या करेगा साथियों? देवगुप्त हत्या करता है किसकी? ग्रहवर्मा की, और राजश्री को बंदी बना लेता है। और ऐसा हो जाएगा ना, तो जो ये भाई बैठे हैं, ये चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, इनके अंदर उबाल होगा,
कि इधर तो पिता का साया मेरे सर से उठा है, अब मेरी बहन को किसी ने बंदी बनाया है और मेरे जीजा को किसी ने मार दिया है। ऐसी ताल्लुकात को देख करके राज्यवर्धन पूरी तरीके से बौखला जाता है, क्योंकि अब शासन सत्ता उसी के हाथ में है। और राज्यवर्धन अपने बहन का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और मालवा पर चढ़ाई कर देता है। मालवा पर चढ़ाई करने के बाद इसके गुस्से का, इसके पराक्रम का कहर देवगुप्त नहीं झेल पाता है और देवगुप्त मारा जाता है। इसका मतलब राज्यवर्धन किसे मारेगा साथियों? देवगुप्त को। सब सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी है। अब फिलहाल स्क्रीन साझा है और देखते रहे मजेदार कहानी के साथ। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, भला हो दोस्ती का। अब राज्यवर्धन हत्या कर देता, अपनी बहन को लेकर के निकल पड़ता है। उस समय ऐसे हमारे साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां तो थी नहीं साथियों। राज्यवर्धन घोड़े से पैदल कुछ अपने सैनिकों के साथ आ रहा होता है। उसी समय देवगुप्त का एक दोस्त हुआ करता था जो गौड़ वंश का शासक था, जिसका नाम था शशांक। इसीलिए मैंने सबसे पहले इन सारी बातों का जिक्र किया था साथियों। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देवगुप्त और शशांक में काफ़ी जमती थी, काफ़ी पड़ती थी, एक दूसरे के दोस्त थे। शशांक को यह सूचना मिल जाती है कि मेरे दोस्त को राज्यवर्धन ने मारा है और वो अभी फिलहाल रास्ते में है। अचानक ये मौका पाकर के शशांक उस पर आक्रमण कर देता है और बेचारे को पहले से पता भी नहीं था राज्यवर्धन को, इसलिए इस आक्रमण को झेल भी नहीं पाता है। और अब मारा कौन जाता है? शशांक राज्यवर्धन की हत्या करता है साथियों। शशांक राज्यवर्धन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जब राज्यवर्धन की मौत हो जाती है, उस समय हर्षवर्धन महज 16 साल का था साथियों। यानी हर्षवर्धन की उम्र मात्र कितना है? 16 वर्षों की है। और राज्यवर्धन कितने समय राजा रहा है? मात्र 1 ही वर्ष। और 1 ही वर्ष में ये इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और अब शशांक राजश्री को कब्जे में लेगा, क्योंकि राजश्री खूबसूरत है। देखो, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा इन्हें। शादी हुई ग्राह वर्मा से, भाग्यशाली थे। ग्राह नक्षत्र का बदला। अब प्रभाकर वर्धन जी नहीं रहे और ऐसे मौके को पा करके देवगुप्त ने ग्राह वर्मा को मारा, राजश्री को कैद में रखा, यानी अपने कब्जे में रखा। मौका पा करके राज्यवर्धन, इसके भाई ने देवगुप्त को मारा। अब इसका दोस्त पूरा बदला लेने के लिए रास्ते में आ जाता है और उसे मार देता है। और अब राजश्री को नहीं छोड़ेगा। अभी राजश्री को ले ही जाता है। भाई, सुंदरता किसको प्यारी नहीं लगेगी? सुंदरता वो देख करके ले गया। लेकिन राजश्री, जैसे मूवियों में आपने देखा होगा, मौका पा करके जंगलों की तरफ भाग जाती है। कहानी यहीं से देखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ये मान चलें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जहां हमने प्रभाकर वर्धन से आपकी बात की, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें पुनः सुनने का प्रयास कीजिए। जहां हमने बात किया राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और फिर राजश्री की। प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री की शादी मालवा नरेश ग्राह वर्मा से करते हैं। कन्नौज के नरेश ग्राह वर्मा से कर देते हैं। और जब शादी हो जाती है किसकी? राजश्री की। और इसी बीच प्रभाकर वर्धन अब इस दुनिया से पलायन कर जाते हैं। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक दूसरे की हत्या लोग कर रहे हैं साथियों, आप देख भी पा रहे हैं। राजश्री जंगलों की तरफ भाग गई हैं। राजश्री कहाँ चली गई हैं? जंगल में। किसी तरीके से शशांक से अपनी कैद को छुड़ा के भाग निकली हैं जंगलों की तरफ। शशांक कहाँ का है? गौड़ का शासक है। क्या करने आया था? अपने मित्र देवगुप्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और अब हर्षवर्धन की कहानी सुनिएगा साथियों। हर्षवर्धन महज 16 वर्षों का है। अब हर्षवर्धन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है साथियों। अब हर्षवर्धन जब ये देखता है कि एक दूसरे लोग, इतने लोग मर गए हमारे घर में, अब मेरे घर में कोई है नहीं, हर्षवर्धन विचलित हो जाता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, विचलित हो जाएगा। और वो कहता है मैं अब शासन सत्ता नहीं संभालूंगा, इन सारी बातों से मैं मुंह मोड़ता हूँ। लेकिन तमाम उसके मंत्रीगण, अन्य लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा करने से एक बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, आपकी प्रजा गर्त में चली जाएगी। बहुत कुछ समझाने के बाद हर्ष मान जाता है और शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। अब हर्ष 590 ईस्वी में पैदा हुआ, हर्ष 606 ईस्वी में राजा बन चुका है साथियों। देखिएगा, हर्ष की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है और 606 ईस्वी में ये राजा बन चुका है। और राजा बनने के बाद इसके अंदर भी, हर्ष के अंदर भी वो जुनून होगा कि मेरी बहन को मारा गया है, मेरे भाई को मारा गया है, अन्य तमाम मेरे रिश्तों में अन्य लोगों को भी मारा गया है, आपने देखा भी।
तो हर्षवर्धन के ऊपर तो और भी दिक्कतें, और इस चीज़ का ये बिल्कुल हर्षवर्धन तैयारी करता है और अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। अच्छा, फिलहाल अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते ये गौड़ पहुंचता है, यानी बंगाल पहुंचता है, और इसके बाद शशांक की हत्या करता है, यानी शशांक को मार देता है। और इसके बाद जब इसे पता चलता है कि इसकी बहन यहाँ नहीं है, तब ये जंगलों की तरफ पलायन करता है और जंगलों में खोजते हैं, अपने सैनिकों के साथ खुजवाता है और बाद में अपनी बहन को पा जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा अब इसका दुख दर्द मिटेगा। हर्षवर्धन ने किसकी हत्या की साथियों? हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया, शशांक की हत्या कर दी, यानी बदला पूरा हो गया। और अब अपनी बहन को वापस ले आता है अपने घर, यानी अपने दरबार में। और हर्षवर्धन कहा जाता है कि उस समय उत्तर में, यानी उत्तरी भारत में जितना भी क्षेत्र था उत्तर का, ये पूरा जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था, वहाँ इसका विस्तार हो जाता है। तो भारत का अंतिम हिंदू राजा है ये, जिसने इतने बड़े राज्य और साम्राज्य पर अपना विस्तार स्थापित किया है। उत्तर का एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसने अपने कब्जे में कर लिया साथियों, और वहाँ का बहुत बड़ा ये राजा बन बैठा, क्योंकि अभी हर्षवर्धन की अंदर ये प्रतिभा थी। और हमने कहा हर्षवर्धन वाकई में प्रतिभा का धनी था। और हर्षवर्धन केवल धनी ही नहीं था, बाणभट्ट देखिए ह्वेनसांग इसकी बड़ाई में क्या क्या कहता है। ह्वेनसांग भी इसी के दरबार में आता है। मैंने आपसे कहा था ह्वेनसांग एपिसोड 1 देख के आएंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आएंगे। ह्वेनसांग ने कहा कि हर्ष एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का आदमी था, हर्ष बहुत ही बड़े दानवीर थे। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर दान किया करते थे, प्रयाग में और कन्नौज में। देखिएगा, समझिएगा साथियों। तो हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। पूरे उत्तर की जो उत्तर भारत है हर्ष के कब्जे में है, पूरा उत्तर भारत। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े राजा हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर महासभा स्थापित करते हैं। महासभा कहाँ पर? प्रयागराज में। और अपने प्रत्येक 5 वर्ष में जो भी चीज़ें इनके पास थी उसका ये क्या कर दिया करते थे? दान करते थे। कैसा दान? संपूर्ण दान साथियों, यानी सब कुछ ये दान दे दिया करते थे। इनके पास जो भी हुआ करता था ये सब कुछ दान कर देते थे प्रत्येक 5 वर्ष पर। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर सब कुछ दान करते थे। ये बात बोला है किसने? ह्वेनसांग ने सीयू की लिखा। मैंने आपसे बात भी किया था, इस बारे में जिक्र भी किया है। तो हर्षवर्धन के दरबार में ही ह्वेनसांग आया था और हर्षचरित या हर्षवर्धन के बारे में, इनके साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ इसने बताने का प्रयास भी किया है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर ये सब कुछ अपना दान कर दिया करते थे। इनके बारे में कहानी प्रचलित है। एक बार ये प्रयागराज में दान करने के लिए महासभा को संबोधित कर रहे थे और बहुत बड़ी सभा खड़ी हुई थी। तो जो इनके पास धन संपदा होता था सब कुछ दे दिया करते थे। हर्षवर्धन ने अपने तन का वस्त्र, आभूषण सब कुछ दान दे दिया था। अचानक एक व्यक्ति जो कि अछूता रह गया, वो दान से वंचित रह गया, वो हर्ष के पास आता है। हर्ष उससे कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? मैंने तो सब कुछ दे दिया, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। वो बेचारा सर झुका लेता है, लेकिन हर्ष को ये बात बिल्कुल दिमाग में आती, कुछ ना कुछ तो इसे देना चाहिए। हर्ष ने अपनी बहन से अपने तन ढकने के लिए उसकी साड़ी का कुछ हिस्सा लेते हैं और अपने शरीर पर रखते हैं। और अपने शरीर पर रखने के बाद इसका मतलब कि अब हमें हमारा हो गया। हर्षवर्धन ने उस चीज़ को उठा करके उस व्यक्ति को दे दिया कि लो, मेरे पास अब भी इतना था, ये तुम्हारा हो गया। तो ऐसे दानवीर को वाकई में क्या क्या ना कहा जाए तो कम है। हर्षवर्धन दानवीर के साथ साथ बहुत बड़े रचनाकार भी थे, बहुत बड़े कवि थे, जानकार थे। देखिएगा, इन्होंने नागानंद प्रियदर्शिका और एक हमने बताया भी था आपको रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसी रचना भी किया है इन्होंने, हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन वाकई में ऐसा नहीं था केवल ये दानी थे, केवल ये साम्राज्य का विस्तार करना जानते थे, एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। इनके अंदर बहुत से गुण थे, काबिलियत कूट के भरी थी, तब तो कोई रचना करेगा साथियों। तो हर्षवर्धन ने रचना भी किया है। इसका मतलब हुआ कि हर्षवर्धन की कहानी को आपने जो देखा है वाकई में बहुत ही बेहतर है। और बदला लेने के बाद देखना, अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ इस कदर करता है कि पूरे उत्तर भारत पर इसका कब्जा होता है। और कब्जा होने के बाद देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर अपनी संपूर्ण कमाई हुई चीज़ों को दान कर दिया करता था। और 6 में राजा बना है और 47 में मृत्यु होगी। देखिएगा,
6 में राजा बने हैं और 47 में मृत्यु होगी। यहीं से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग 5 बार हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण दान किया था, 5 बार, प्रत्येक 5 वर्ष पर, और अनुमानता इतिहासकारों के अनुसार 5 बार इसने दान किया था, जिसमें 4 बार इसने प्रयागराज में महासभा स्थापित की थी और 1 बार इसने कन्नौज में, कन्नौज भी इसके कब्जे में ही था साथियों, और कन्नौज को इसने राजधानी बनाई थी। कन्नौज को क्या बनाया था राजधानी, ये प्रश्न पूछा गया, एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अन्य जो राजा थे उनकी राजधानी कन्नौज ना होकर के थानेश्वर थी, परंतु हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है साथियों। इस बात को भी बाबत लेने का प्रयास कीजिए, और हमारे हिसाब से आप इन तमाम बातों को बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। अभी हाल फिलहाल गुजरात में आप मान के चलें, गुजरात के कुंडा में कुछ शिलालेख मिले हैं जिनके माध्यम से हर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। गुजरात का जो कुंडा वाला क्षेत्र है, वहाँ से हर्ष के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं साथियों। तो हम आपको बता रहे हैं कि 647 ईस्वी में हर्ष इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और यहीं पर वर्धन वंश की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब वर्धन वंश में कोई भी राजा शासन करने वाला कुछ इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि हर्षवर्धन की 2 संतानें थीं और दोनों ही संतानों का कोई ही बाल्यावस्था में ही कोई हत्या कर देता है। इसकी वजह से हर्षवर्धन के पास कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इस वजह से वर्धन वंश यहीं टूट और बिखर जाता है साथियों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिलचस्प कहानी के साथ जोड़े रखा मैंने आपको और हर्षवर्धन की इस महत्वपूर्ण कहानी का जिक्र किया गया कि हर्षवर्धन किस तरीके से अपने शासन प्रशासन की बागडोर को संभालते हुए किस तरीके से एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। हर्षवर्धन यहीं रुकता नहीं है साथियों। वाकई में मैंने आपसे कहा, उत्तर भारत पर पूरा कब्जा जमाने के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु का कारण ये नहीं है, देखिएगा समझिएगा क्या, उसको भी बता देना चाहूँगा। हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ता है, और थोड़ी देर पहले मैंने एक मैप में आंध्र प्रदेश का हिस्सा कुछ आपको बताया था, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर शासन करता था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये कहाँ शासन कर रहे थे? आंध्र में, आंध्र प्रदेश में शासन था पुलकेशिन द्वितीय का। जो पुलकेशिन द्वितीय था, अब जब ये इनका मन बनता है कि चलो दक्षिण में भी हम कुछ विस्तार करें, तो जैसे ही ये नर्मदा नदी के पास आते हैं, इनका सामना पुलकेशिन द्वितीय से हो जाता है, जो कि चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय से इनका सामना होता है। इसका जिक्र है साथियों यहोल अभिलेख में, प्रमाण है इसका। यहोल अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय से जब हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो नर्मदा नदी के पास इनका सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है और ये पराजित हो जाते हैं। यानी हर्ष को हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्ष इसी हार की पीड़ा को सह नहीं पाते और इस दुनिया से पलायन कर जाते हैं। हर्ष के बारे में कुछ और जानकारियाँ आप ले ही लीजिए। हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे साथियों, बौद्ध धर्म अनुयायी थे हर्ष, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इनके ऊपर अगर आप चले जाएं, राज्यवर्धन भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बाकी अन्य जो राजा थे, नरवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन, ये सब शैव धर्म को मानने वाले शासक थे साथियों। तो यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? फिलहाल ये कहानी यहीं पर द एंड होती है, इसकी समाप्ति मैं कर चुका हूँ और मुझे विश्वास ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और दिलचस्पी से इस कहानी को आप ले पाए होंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको कहानी मैं दे पाया हूँ, बेहतर लगी होगी कहानी। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में साथियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।